A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आपको इस चैप्टर के करवा दिए हैं और सभी लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवा दिए हैं। और इस चैप्टर के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 6 है। तो इससे पहले पार्ट 5 में मैंने आपको इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्न करवा दिए थे। तो आज हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 12 सितंबर के बाद से आप लोगों की क्लासेस परमानेंट होंगी और जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नया टाइम टेबल अपलोड कर दूंगा, आपको नया टाइम टेबल आपकी क्लासेस का बता दिया जाएगा और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब आप लोगों की क्लासेस परमानेंट होंगी, ध्यान रखिएगा। और आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, अभी पुराने टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, तो आज हिंदी की क्लास होगी आप लोगों की हिंदी गद्य। हिंदी गद्य का आज से आप लोगों का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग सिलेबस को लेके परेशान मत होइए, सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि आज हिंदी गद्य का लास्ट चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है और ये भी चैप्टर जल्द से जल्द आप लोगों का फिनिश करवा दिया जाएगा और हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आप लोगों की 12 बजे हिंदी की होगी आज, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 3 प्रश्न मैंने आपको पहले करवा दिए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आज हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 से देखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दी क्या हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, यानी असहयोग आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था। ये प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 बार पूछा गया है। 2019 में भी पूछा गया, ये देखिए 2019 में भी और 2020 में भी पूछा गया है, तो 2021 में भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आपकी यहाँ पे होगी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, क्योंकि प्रारंभ पहले पूछा गया तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ये हेडिंग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है
कि कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तथा जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने एक विशेष सत्र कलकत्ता में बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, ये तो हो गया प्रारंभ। ठीक है, सबसे पहले आपसे यह पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, फिर आपको पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, ये प्रारंभ हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपसे पूछा गया है कि उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, यानी असहयोग आंदोलन इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। अब कार्यक्रम बताना है तो चलिए देखते हैं कार्यक्रम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन के निषेधात्मक कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम पूछा गया तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, असहयोग आंदोलन के निषेधात्मक कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित निषेधात्मक कार्यक्रम थे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि उपाधियों और मानद अधिकारों की वापसी। क्या लिखा है, उपाधियों और मानद अधिकारों की वापसी। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मनोनीत कार्यालयों और स्थानीय निकायों से इस्तीफा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सरकारी दरबार में जाने से इनकार और वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है कि आम लोगों द्वारा फौज या अन्य सरकारी सेवाओं में जाने से इनकार। देखिए, जो आम नागरिक थे भारत के, उन्होंने क्या किया कि फौज में जाने से मना कर दिया। ठीक है, और सरकारी सेवाओं में भी जाने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश अपनी मनमानी करते थे, इसीलिए यहाँ पे ये हुआ था, आम लोगों ने मना कर दिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कि सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, न्यायालयों और 1919 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित चुनाव प्रक्रियाएं सहित विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। देखिए, भारतीय लोगों ने क्या किया, जमकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भारत के लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे असहयोग आंदोलन के निषेधात्मक कार्यक्रम, ये हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या दिया है, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम। ये अब दूसरी हेडिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी कार्यक्रम में। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। सोचिए, उस जमाने में मात्र 6 महीने के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए इस कोष में। स्त्रियों ने भी बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहने एवं जेवरों का खुलकर दान किया। यानी स्त्रियों ने क्या किया, काफी उत्साह दिखाया और अपने गहने और जेवरों का खुलकर दान किया। फिर इसके बाद लिखा है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया। यानी विदेशी वस्त्रों का ही क्या, जितनी विदेशी वस्तुएं थी सभी का जमकर बहिष्कार किया गया। यहाँ पे लिखा है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया और पूरे देश में जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। क्या किया गया, विदेशी वस्त्रों को, विदेशी जो वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है कि खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। इसके साथ ही साथ 20 लाख चरखों का वितरण किया गया। क्या किया गया, 20 लाख चरखों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में भी प्रयास करना, स्वदेशी माल खरीदने पर
देश और लोक अदालतों की स्थापना करना प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम थे। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। इतना लिखेंगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। फिर आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिखना होगा। ये प्रारंभ हो गया ना, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो देखिए कार्यक्रम आपका ये है। सबसे पहले आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन के निषेधात्मक कार्यक्रम, इतना आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा। फिर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, लगातार 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए ये दूसरा चैप्टर आप लोगों का हिस्ट्री में चल रहा है, सोशल साइंस में। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दूं, खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मात्र एक चैप्टर आपका और बचा है हिस्ट्री में, यानी सोशल साइंस में, हिस्ट्री में आपका केवल एक चैप्टर और बचेगा, जो कि नेक्स्ट होगा, तीसरा वाला जो आपका होगा। क्योंकि देखिए आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसके बाद मात्र एक चैप्टर और हिस्ट्री का सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 में पूछा गया और 2011 में, लगातार 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2011 के बाद से नहीं पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे कारण पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या पड़ेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ये क्या है, ये हेडिंग है। आपको हेडिंग जरूर लिखनी है। अगर आप हेडिंग लिख देते हैं ना तो आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो हेडिंग आपको जरूर लिखना है जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखी जाती, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग तो हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। यहाँ पे लिखना क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। यही यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं छोड़ा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, यानी देश की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से भारत भी अछूता नहीं रहा, यानी भारत में भी एकदम क्या हो गई थी, उस समय मंदी आ गई थी, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। इस कारण किसानों व मजदूरों की दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई थी, यानी जो किसान और मजदूर थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, एकदम खराब हो गई थी, एकदम दयनीय हो गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सफल सत्याग्रह किया गया, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से मना कर दिया था। जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, किसानों से भूमि का कर लेती थी। क्या लेती थी, भूमि का कर लेती थी, काफी उन पर अत्याचार करती थी। तो क्या हुआ
कि यहाँ पे लिखा है ना कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वर्ष 1928 में गुजरात के बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सफल सत्याग्रह किया गया, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से मना कर दिया था। यह आंदोलन सफल रहा, जिसने कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया। यानी जो ये आंदोलन जो हुआ था, ये क्या हुआ, ये सफल हुआ, जिसके कारण कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत वर्ष 1929 में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नेताओं को गिरफ्तार करके उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिस कारण लोगों में क्रोध की भावना फैल रही थी। लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में पारित पूर्ण स्वराज की मांग को ठुकरा दिया था। देखिए ये लाइन आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में पारित पूर्ण स्वराज की मांग को ठुकरा दिया था। अतः इस परिस्थिति में आंदोलन का मार्ग अपरिहार्य हो गया था, आवश्यक हो गया था, जरूरी हो गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट्स देने या इसके लिए संविधान बनाने हेतु गोलमेज सम्मेलन के आयोजन से पीछे हट गई थी, यानी मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार विरोधी होता गया, यानी लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने इस अवसर का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मोड़ दिया। यानी जब गांधी जी ने देखा कि देश के लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है, विरोध आ गया है, तो गांधी जी ने इसी अवसर का लाभ उठाते हुए क्या किया, इसका लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे ये हो गया जो आपसे पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया है कि उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका परिणाम अब हम देखते हैं। अभी तक तो हमने कारण देखा था, कारण क्या था, अब परिणाम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी आंदोलन के परिणाम, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, अतः महिलाओं को सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में यह आंदोलन उल्लेखनीय रहा। किसानों एवं मजदूर वर्ग ने भी इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। यानी जो किसान और मजदूर वर्ग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया जितना वो दे सकते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया है कि सरकार के कठोर दमन के बाद भी लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी, अपनी मनमानी चलाती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिससे गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई। ठीक है, यानी तारीफ हुई, सराहना हुई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी कपड़ों के आयात में कमी आई। देखिए भारतीय लोगों ने क्या किया, जो विदेशी वस्तुएं थी, कपड़े थे, वस्त्र, इनका क्या किया, इनका बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का जमकर बहिष्कार किया, जिसके कारण आयात में कमी आई, जिस कारण उद्योगपति वर्ग का सरकार पर सुधार हेतु दबाव पड़ा।
अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, जिस कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। तो इसी के साथ ये जो प्रश्न था इसका उत्तर हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आंदोलन के परिणाम भी मैंने आपको बता दिए। तो जो आपका यहाँ पे प्रश्न था, प्रश्न संख्या 5 जो थी ये हो गई कंप्लीट, ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। देखिए यहाँ पे आंदोलन के कारण पूछे गए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कारण, ये हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, फिर आपको यहाँ पे कारण लिखने होंगे, यहाँ पे जितने कारण मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद आपसे परिणाम पूछा गया था, परिणाम आपको लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या दी गई है। तो प्रश्न संख्या 6 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि आज का लास्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। अभी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है, कल मैं आपको करवा दूंगा जो बचे हुए प्रश्न होंगे। तो प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि शहरों में असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी के विस्तार का उल्लेख करें, अथवा देश भर के शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, आर्थिक क्षेत्र पर इसके प्रभावों का उल्लेख करें। देखिए ये प्रश्न जो है ये आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला तरीका ये लिखा है और अथवा करके ये दूसरा तरीका लिखा गया है। चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, उत्तर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यही रहेगा। प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूं यही रहेगा। मतलब अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे तैयार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि शहरों में असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों की भागीदारी का प्रसार निम्नलिखित रूपों में हुआ। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे है कि मध्यम वर्ग की भागीदारी। क्या लिखा है, मध्यम वर्ग की भागीदारी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि शहरों में यह आंदोलन मध्यम वर्ग द्वारा शुरू हुआ था। शहरों में जो यह आंदोलन था यह मध्यम वर्ग द्वारा शुरू हुआ था। हजारों विद्यार्थियों ने, यानी हजारों छात्रों ने, आप छात्रों भी बोल सकते हैं, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। जो सरकार के नियंत्रण में जो स्कूल कॉलेज थे वहां से विद्यार्थियों ने क्या किया, वहां से उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। मुख्याध्यापकों व अध्यापकों ने त्याग पत्र दे डाले और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये पहली हेडिंग आप लोगों की हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे क्या दी है, गांवों में आंदोलन, ये हेडिंग है। यहाँ पे लिखा है जबकि गांव में लोगों ने स्वराज के विचार की व्याख्या अपने ढंग से की थी, परंतु उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, नहीं, बड़े पैमाने पर गांव में लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया, यानी काफी लोगों ने जमकर इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, भाग लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नेक्स्ट पॉइंट कि परिषद चुनावों का बहिष्कार। तो यहाँ पे लिखा है कि मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में काउंसिल चुनावों का बहिष्कार किया गया, यानी परिषद चुनावों का भी लोगों ने क्या किया, बहिष्कार किया, जमकर विरोध किया। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि स्वदेशी, क्या दिया है, स्वदेशी, ये हेडिंग है। असहयोग आंदोलन का भारतीय कपड़ा मिलों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। स्वदेशी माल, विशेषतः भारतीय मिलों में बने कपड़ों को महत्व दिया गया था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, जमकर बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई व विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब जो शराब की दुकानें थी इनका भी विरोध किया गया, विदेशी कपड़ों की जमकर क्या की गई, होली जलाई गई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्वदेशी वाला पार्ट जो कि आपका लिखा हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जो कि लास्ट पॉइंट है, उद्योगों पर प्रभाव, यानी उद्योगों पर क्या प्रभाव, ये हेडिंग है। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। इस कारण भारतीय कपड़ा मिलों तथा
हथकरघों के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। मांग में वृद्धि से लुप्त हो रहे भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी राहत मिली। यानी भारतीय कपड़ा उद्योग भी यहाँ पे चल पड़ा, जो कि लग रहा था कि बंद हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, भारतीय कपड़ा उद्योग को भी भारी राहत मिली, यानी इनका काम भी यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, तो ये आपका हो गया उद्योगों पर प्रभाव। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है पूरा। जो प्रश्न संख्या 6 थी यही इसका उत्तर हो जाएगा। दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा। पहला तरीका ये है कि शहरों में असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी के विस्तार का उल्लेख करें, अथवा देश के शहरों में असहयोग आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, आर्थिक क्षेत्र पर इसके प्रभावों का उल्लेख करें। और उत्तर आप लोगों का एक ही होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराए हैं। कितने कराए हैं? 3 कराए हैं, यानी टोटल मैंने आपको इस चैप्टर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं। अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अब क्लास 10th की क्लासेस आप लोगों की परमानेंट चलेंगी। अब आज की दूसरी क्लास दोपहर में 12 बजे आप लोगों की हिंदी की होगी, जहां पे आपका लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी भी ये चैप्टर जो आपका है ये वाला अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि कल ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश करवा दूं। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।